Hello dear students, welcome you on ASL classes. Dear students, today we'll start our new topic, that is the nature of the Indian Constitution. As you know that this topic is very important and there is so many debates over this topic, that what kinds of the constitution we have, what is the nature of the Constitution of India. संविधान की रूपरेखा को समझने से पहले हमें यह देखना ज़रूरी हो जाता है कि जो संविधान की प्रकृति है, उसका जो नेचर है वो किस तरह का है। क्या वो पूरी तरह से रिजिड है या वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, किस तरह की उसकी प्रकृति है, उसको समझने के लिए आज के इस वीडियो में हम भरपूर कोशिश करेंगे। होप सो कि आप अपने डाउट्स को क्लियर कर पाएंगे। सो इन दिस टॉपिक वी विल कवर इंट्रोडक्शन, देन फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, then third, separation of powers with checks and balances, then reason for lengthiest constitution, then flexibility versus rigidity, then federal nature and its feature, and unitary and non-federal feature. These are the parts what we will cover in this video. We'll start with the introduction. The Constitution of India is not an end. The Constitution of India is not an end means कि जो संविधान है वो अपने आप में संपूर्ण बात नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमने बना लिया इतना ही काफ़ी नहीं है, बट इसके साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मीन्स टू एन एंड है कि जो हमने अचीव करना है, जो हमारे गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए ये एक वे फॉरवर्ड है। ठीक है, जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी में हम देखते हैं कि लोगों द्वारा लोगों के लिए शासन होता है और इस शासन व्यवस्था को चलाने के लिए किसी न किसी प्रोसेस या रूल्स या रेगुलेशन की हमें ज़रूरत पड़नी थी। तो उसको बनाए रखने के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया और इस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने देश की रूपरेखा तय की। इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने से संविधान निर्माताओं ने ये महत्वपूर्ण रूप से देखने की कोशिश की कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी वैलिडिटी एक ऐसे परिप्रेक्ष्य में बनानी थी जिसके माध्यम से कि सभी लोगों को एक सूत्र में बांध के रखा जा सके और देश को एकता, अखंडता और संप्रभुता संपन्न बनाए रखने के लिए संपूर्णता इस कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो सके। इसमें सभी तरह के ह्यूमनिस्टिक रेडिकल्स, सोशल ऑर्डर्स एंड अपॉर्चुनिटी टू अनफोल्ड द फुल पर्सनहुड्स ऑफ एवरी सिटीजन, सभी तरह की राइट्स एंड ड्यूटीज़ प्रोवाइड करने के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न करे गए हैं। अब बात आती है, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गॉट पास्ड ऑन 1949 ऑफ द 26 नवंबर, 26 नवंबर 1949 को भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को पास किया गया एंड 26 जनवरी 1950 को इस कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया और इसके लागू होते इसमें 395 आर्टिकल थे, 395 आर्टिकल्स, जिसमें कि दैट आर डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स, 22 पार्ट्स में डिवाइडेड थे और 8 शेड्यूल्स थे एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द ईयर इन 1950 में। So currently the Constitution of India comprises 470 articles in 25 parts, 12 schedules and 5 appendices. This is very important to you, that you should remember that how many articles are there in the Constitution till date is 470. So there are 104 amendments made in the Indian Constitution. 104 बार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए जा चुके हैं अभी तक, और जो लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था दैट इज़ 40th Jan 2019,
14 जनवरी 2019 को लास्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन का अपना एक प्रियम्बल है और 470 टोटल आर्टिकल्स में डिवीज़न है। द मेजर पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, अगर हम मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। लगभग 70% पोर्शन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 70% भाग है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। और बट सेम टू सेम कॉपी नहीं किया गया है, जो उसमें बेहतर चीज़ें थी और वो मॉडिफाई करके उसको कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्टॉल किया गया है, ताकि जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज़्म है वो सही तरीके से लागू किया जा सके। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अगर है तो वो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है। इसको हम आगे पढ़ेंगे क्यों सबसे बड़ा है। फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाती है तो फीचर में पहला फीचर है इसका कि एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। क्या बोला मैंने? पहला इसका जो फीचर है दैट इज एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियंस ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, कि आप इसमें स्टेट्स की जो टेरिटरी है, स्टेट्स को आप डिवाइड कर सकते हैं, उसकी बाउंड्रीज को अल्टरेट कर सकते हैं, बट यूनियंस को आप इसमें बिल्कुल भी किसी तरह का छेड़खानी नहीं कर सकते। जो हमारी पूरा भारत देश है वो एज इट रहेगा जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशनली उसमें प्रोविज़न कराए रखे है। दूसरी बात आती है सेपरेशन ऑफ पावर्स इंटरमिंगल्ड विद चेक्स एंड बैलेंसेस। जो पावर्स है वो इस तरह से डिवाइड कर दी है कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से कि उसके ऊपर ऑटो चेक्स एंड बैलेंस बनाए। ठीक है, जो जुडिशरी है वो लेजिस्लेटिव से चेक्स एंड बैलेंस लेती है, और जो लेजिस्लेटर है वो जुडिशरी के चेक्स एंड बैलेंस रहता है उनके ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। ठीक है, तो सभी तीनों ऑर्गन को, जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेशन और आपका लेजिस्लेशन, ये तीनों एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के ऊपर इनकी जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है। सो द लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, सबसे बड़ा और सबसे लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है संसार का। वो इसलिए है क्योंकि इसमें पूरे देश के लिए ये एक ही कानून बनाया गया है, एक ही संविधान बनाया गया है, और इस एक संविधान में हर तरह के प्रोविज़न को डिस्कस किया गया है, एवरीथिंग। क्योंकि हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो यहाँ पर समस्या ये थी कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इलिटरेसी थी। तो उस इलिटरेसी को मद्देनज़र रखते हुए जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने ये देखा कि हमारे देश में किसी भी पॉइंट पे किसी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी तरह का उत्पीड़न ना हो, उसकी किसी भी अधिकार का हनन ना हो, उसके जीवन के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ ना हो। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ईच एंड एवरीथिंग रिटन कर दिया। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज़ द लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद है पार्शियली रिजिड, जो कि स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ जाती है हमें। फिर पार्शियली फ्लेक्सिबल, जहाँ पे अमेंडमेंट बाय द सिंपल मेजॉरिटी भी होता है। कुछ एक ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे हमें स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है, और कुछ एक आर्टिकल ऐसे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जिसमें कि सिंपल मेजॉरिटी से हम उसको पास कर सकते हैं। तो ये दोनों तरह के प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जहाँ पर हम एक तरफ देखते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी फ्लेक्सिबल है, तो उसके अगेंस्ट दूसरी तरफ ये काफ़ी रिजिड भी है। सो राइट सब्जेक्ट्स टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। जो हमारे राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स है, दे आर फंडामेंटली गिवन टू यू, बट देयर इज ऑल्सो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अपॉन देम। यानी कि आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल तो भरपूर कर सकते हैं,
आपके अधिकारों के साथ किसी तरह की कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। आप स्वतंत्र है, जो मर्जी आप करना चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दी गई है कि आप किन माध्यम से अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर सकते। उसमें बेसिक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दे रखी है, ठीक है। जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आता ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन टुवर्ड द स्टेट्स एंड नेशन, ठीक है। सभी नागरिकों को राज्यों एवं राष्ट्र के प्रति कुछ कर्तव्य भी निभाने हैं, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। उसके बाद नेक्स्ट है इनकॉर्पोरेटेड accumulated experience of almost all known constitution। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सभी तरह के कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो वर्ल्ड में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन उस समय चल रहे थे, और उन सभी को पढ़ने के बाद, खंगालने के बाद, ठीक है, उसके जो बेस्ट पार्ट्स थे उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया, ताकि बेस्ट टू बेस्ट सर्विसेज हमारे देश के नागरिकों को मिल सके, उनके अधिकारों को और ज़्यादा मजबूती मिल सके। कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द यूनियन along with the state including provisions for the local self government। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है कि जो पावर एंड अथॉरिटी है वो यूनियन के पास ही दे रखी है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट्स की पावर एंड अथॉरिटी के बारे में भी प्रॉपरली डिस्कशन है कि स्टेट्स में किस तरह से जो स्टेट मशीनरी है चलेगी, वहाँ का कैबिनेट कैसे चलेगा, ठीक है, वहाँ की जो विधानसभा का लेजिस्लेचर है वो किस तरह से वर्किंग करेगा। एवरीथिंग इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, जो हमारी पंचायती राज है, म्यूनसिपैलिटीज है, ठीक है। तो इन सभी के बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन में बड़े डिटेल्स में डिस्कस किया गया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म है, यानी कि संसदीय शासन प्रणाली हमारे देश में चलती है। उसके बाद आता है स्पेशल टेम्परेरी एंड ट्रांजिटरी प्रोविजंस फॉर क्लासेस, रीजन्स एंड स्टेट्स ओइंग टू सोशल हिस्टोरिकल फैक्टर्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक और चीज़ ऐड कर दी गई है कि जितने भी हमारे देश में किसी तरह की कोई माइनॉरिटीज़ है या किसी तरह से कोई ऐसी क्लास या कोई वर्ग या कोई क्षेत्र जो कि आर्थिक सामाजिक तौर से या ऐतिहासिक कारणों की वजह से पिछड़ा हुआ है या बैकवर्ड है, तो उसके लिए स्पेशल काइंड्स ऑफ प्रोविज़न का भी उसमें प्रावधान किया गया है। सो ये थे इसके बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर कैसे है। जब हम सेपरेशन ऑफ पावर्स या चेक्स एंड बैलेंसेस की बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि सेपरेशन ऑफ जो पावर है रेफर्स किसको करता है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल डिफरेंशिएशन, ठीक है। हमें इसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा पहले कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो क्या होती है। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है स्ट्रक्चरल फंक्शनल डिफरेंशिएशंस बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीनों के बीच किस तरह से जो हमारी पावर्स है वो डिवाइड की गई है। लेजिस्लेचर के पास अपनी पावर है, एग्जीक्यूटिव को अपने पावर है, जुडिशरी को अपनी पावर्स है। सभी अपनी कार्य क्षेत्र में फंक्शनिंग करते हैं, स्मूथली फंक्शनिंग करते हैं, लेकिन ये तीनों परस्पर एक दूसरे से संबंधित भी है। उसके लिए क्या बनाया गया है, चेक्स एंड बैलेंस बनाया गया है। रेफर टू द रिव्यू, स्क्रूटनी एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, ठीक है। यानी कि जब भी कोई कानून बनेगा, मान लो कि लेजिस्लेटर पार्लियामेंट के अंदर कानून का निर्माण करते हैं और एग्जीक्यूटिव को क्या करना है, उसको लागू करना है, ठीक है। जहाँ पर भी जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको किसी कानून का निर्माण किया जाएगा तो उसको कहीं ना कहीं तो अप्लाई करना है। तो एग्जीक्यूटिव का काम है उसको एग्जीक्यूट करना है, बट एग्जीक्यूट करने से पहले जुडिशरी के पास एक अथॉरिटी है, वो है रिव्यू करने की, कि वो रिव्यू करेगी जितने भी लॉज बनेंगे या कोई अमेंडमेंट्स होंगे तो उसका रिव्यू लिया जाएगा। अगर वो रिव्यू में सही है, ठीक है, उसमें किसी तरह का कोई सामाजिक आर्थिक खतरा नहीं लगता तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, अदरवाइज दैट विल बी डिनाइड बाय द कोर्ट,
सुप्रीम कोर्ट ऐसे सभी कानूनों का खंडन करेगा जिसके माध्यम से देश के किसी भी वर्ग या क्षेत्र को नुकसान होता हो। द कोर्ट इज बार्ड फ्रॉम द लेजिस्लेचर्स अंडर आर्टिकल 122 और 329। स्टिल, ठीक है, वैसे तो लेजिस्लेचर को अलग रखा गया है, ठीक है, अंडर आर्टिकल 122 और 229 के माध्यम से, बट इसमें जो पावर है वो किसके पास दी गई है? जुडिशियल रिव्यू की पावर दी गई है। एंड कंट्रोल ओवर द डिटरमाइनिंग द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय द लेजिस्लेचर। अब लेजिस्लेचर के ऊपर चेक्स एंड बैलेंस कैसे बनेगा? तो उसके लिए एक प्रोविज़न है कि भाई जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है या बेसिक प्रिंसिपल्स है उसके साथ किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें किसी भी तरह की छेड़खानी होते हुई नज़र आती है या जो फंडामेंटल राइट्स है या बेसिक स्ट्रक्चर को वो किसी भी तरह से इन्फ्रिंज करते हुए दिखता है, कोई भी लॉज, कोई भी लेजिस्लेशन, कोई भी आपका अमेंडमेंट्स, तो उसको कोर्ट्स जुडिशियल रिव्यू के दौरान नल एंड वॉइड कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द अमेरिकन जुडिशरी फॉलोज द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ while Indian judiciary follows procedural establishment by the law। ठीक है, जो हमारे अमेरिकन और इंडियन जुडिशरी में सिस्टम है वो थोड़ा सा इंडिफरेंट है। अमेरिकन में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है और इंडिया में प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, यानी कि जो कानून के माध्यम से जो चीज़ें बनाई जाएगी उसको फॉलो किया जाएगा। और अमेरिका में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है कि जो कानून है उसके माध्यम से ही सारी चीज़ें आगे चलेगी। ठीक है, वहाँ पे कानून को मोर इम्पोर्टेंस है, यहाँ पे प्रोसीजर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस allows Indian president to take judicial advice on the constitution's matter। जो सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस है वो राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है कि वो न्यायिक संबंधी अगर एडवाइस लेना चाहे किसी से किसी भी मैटर पे, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे, अंडर आर्टिकल किसके माध्यम से 143 के माध्यम से, तो वो ले सकता है। एंड इवन ग्रांट्स पार्डन, ठीक है, और साथ ही साथ वो पार्डन भी कर सकता है इन केस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट्स अंडर आर्टिकल 72। अब ये क्वेश्चन में कैसे बनेगा कि किस आर्टिकल के माध्यम से राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई जजमेंट को पार्डन कर सकता है, तो वो है आर्टिकल 72। नेक्स्ट इज रीजन फॉर लेंथियस कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसका रीज़न देखिए क्यों है। मैंने पहले बोला था आपको कि जब हम लास्ट में पहुंचेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों सबसे ज़्यादा लेंथियस है। पहला पॉइंट इसका है कि पैक्यूलर प्रॉब्लम्स एड्रेसिंग शेड्यूल्स एरिया, ट्राइब्स एंड लिंग्विस्टिक्स। भाई सबसे बहुत ज़्यादा समस्या थी इसमें कि इसमें एवरीथिंग हमें मेंशन करना पड़ा। हमारा देश विभिन्नताओं का देश है, विभिन्नता में एकता का देश है। यहाँ पर अलग अलग तरह के जातीय, धर्मों, समुदाय और मान्यता के लोग या संस्कृति के लोग निवास करते हैं। तो उन सभी की मान्यता, संस्कृति, धर्म या आप यूं कहिए कि उनके जो कल्चर है, ठीक है, तो सभी तरह की व्यवस्थाओं को मद्देनज़र रखते हुए इस कॉन्स्टिट्यूशन में एवरीथिंग रिटर्न करना पड़ा और सभी को इक्वल स्टेटस में लाना पड़ा। उसके बाद इसमें सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है ये फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। अमेरिका में क्या है कि, ठीक है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ठीक है, कांग्रेस का, वो अलग है और उसके साथ साथ जो फेडरल का है, ठीक है, जो वहाँ की स्टेट्स है, ठीक है, जितनी भी अमेरिकन स्टेट्स हैं उनका अलग से कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड इट्स कवर रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है, तो दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको भी ये एस्टेब्लिश करता है कि किस तरह का सेंटर और स्टेट के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश होगा, कि किस तरह से वो अपने पावर्स एंड अथॉरिटी को डिवाइड करेंगे, कहाँ पे सेंटर को ज़्यादा वरीयता दी गई है और कहाँ पे राज्यों को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने की आज़ादी दी गई है। उसके बाद इसमें आता है फ्लेक्सिबिलिटी विद
रिजिडिटी, कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल और रिजिड किस तरह से है। द अमेंडमेंट ऑफ द सर्टेन प्रोविजन अफेक्टिंग द फेडरल नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटी रिक्वायर्स रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, यानी कि कुछ एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है या नेचर है हमारे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का, कि जिसको आप बड़ी आसानी से अमेंडमेंट नहीं कर सकते, बट कुछ को आप बड़ी आसानी से अमेंडमेंट कर सकते हैं। कुछ को आप सिंपल मेजॉरिटी से कर सकते हैं, तो कुछ जगह आपको हाफ ऑफ द स्टेट्स से भी रेटिफिकेशन करवाना पड़ सकता है। तो इस तरह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल और रिजिड है। एक तरफ वो फ्लेक्सिबिलिटी को शो करता है, तो वहीं दूसरी तरफ वो रिजिडिटी को भी शो करता है। वाइल द इसमें अगर हम देखें कि अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अगेंस्ट, ठीक है, तो वाइल द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स रेटिफिकेशन बाय द 3/4 ऑफ द स्टेट एंड द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस may be amended by the special majority in the both houses under article 368, ठीक है, 2/3 of the members of the each houses present and voting and a majority of the total memberships of the house। यहाँ पे मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है। कुछ एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है जिसको अमेंडमेंट करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है और दोनों हाउसेस से वो पास हो जाने चाहिए। द नेक्स्ट इज पार्लियामेंट ऑल्सो गिवन पावर्स टू अल्टर मॉडिफाइंग मैनी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय सिंपल मेजॉरिटी विच दो आर नॉट कंसिडर्ड अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट ने ये शक्ति अभी दे रखी है कि जो सरकार है, ठीक है, वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स को या प्रोविज़न को अल्टर कर सकती है, उसमें थोड़ा सा बदलाव कर सकती है, उसको मॉडिफाई कर सकती है, उसमें कुछ चीज़ों को और बेहतर करने के लिए उसमें हल्के फुल्के बदलाव करके बेहतर किया जा सकता है। तो ऐसे हल्के फुल्के बदलाव अगर किए जाते हैं तो उसको आप अमेंडमेंट में नहीं गिनेंगे, ठीक है। तो वो सभी चीज़ें आप सिंपल मेजॉरिटी से भी कर सकते हैं। तो ये हमारा नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था। अगर हम इसको सम अप करें एट द एंड, हम ये बोल के सम अप कर सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर है वो जहाँ एक तरफ फ्लेक्सिबिलिटी को शो करता है, वहीं दूसरी तरफ रिजिडिटी को भी शो करता है। और ये देश का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और सबसे बड़ा होने के पीछे जो इसका कारण है वो ये है कि ये पूरे देश के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है और इस कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के लिए अलग अलग तरह के प्रोविजंस बड़े डिटेल में डिस्कस किए गए हैं। और अगर यहाँ पर अलग से, ठीक है, जैसे किसी विशेष जाति, धर्म, क्षेत्र से संबंधित भी कोई प्रोविज़न की ज़रूरत पड़ी तो उसको भी इसमें बड़ी डिटेल से मेंशन किया गया है। सो एवरीथिंग इज़ रिटन वेरी इफेक्टिवली इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो आवर कॉन्स्टिट्यूशंस नेचर इज़ वेरी मच फॉर प्रो डेमोक्रेसी, ठीक है, जिसके माध्यम से हम अपने लोकतंत्र को बड़ी अच्छी तरीके से चला पा रहे हैं और बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन किया जा रहा है। होप सो कि आज की वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।